तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स में जो करने वाले हैं वो है 2020 के ABCD सेट्स। तो बच्चों, आपने अगर मेरी पहले वाली वीडियोस देखी है तो आपने देखा होगा कि मैं ऑलरेडी 2018 और 19 के जो पेपर हैं उनको विद सॉल्यूशन अपलोड कर चुकी हूँ, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पहले आए हैं। और ये है हमारा 2020 का पेपर। तो बच्चों, अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करें जो पिछले 3 साल के बोर्ड के पेपर्स में आए हैं। तो आइए आज हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण है। तो मीन्स हमसे सब्सटीट्यूट गुड्स का जो एग्जाम्पल है वो पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट जो ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, जो ये दोनों क्या हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है लिम्का, पेप्सी, कोका कोला, ये क्या है, ये सब्सटीट्यूट गुड्स हैं। सब्सटीट्यूट गुड्स वही होती हैं जो कि सिमिलर टाइप की गुड्स हैं जिनको हम एक दूसरे की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है कि जब उत्पादन का स्तर 0 होता है तब स्थिर लागत होती है। तो मीन्स जब उत्पादन का स्तर मतलब Q 0 है, यदि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट 0 है तो उस स्थिति में स्थिर लागत क्या होगी। तो स्थिर लागत क्या होती है, ये फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है, फिक्स्ड फैक्टर्स के यूज़ की कॉस्ट होती है। तो अगर उत्पादन हमारा 0 है तब भी क्या होगा कि हमें स्थिर लागत को बियर करना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या है, स्थिर लागत की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर रहेगी। तो राइट आंसर रहेगा धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि हमें सही समीकरण चुनना है। मीन्स हमें फॉर्मूलाज दिए हुए हैं तो हमें वो चेक करना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। तो फर्स्ट जैसे दिया हुआ है TR इक्वल समीशन AR। तो TR का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन MR से हम TR को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट TR इक्वल्स AR बाय Q, ये भी इनकरेक्ट है। और ये दिया हुआ है समीशन डेल्टा TR डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। यहाँ पर मुझे लग रहा है MR आना चाहिए क्योंकि चारों में से कोई तो ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एक ये जो दिया हुआ है ये करेक्ट हो जाएगा यदि हम MR इक्वल्स TR बाय Q लिखेंगे, डेल्टा Q लिखेंगे तो ये ऑप्शन करेक्ट है यदि हम यहाँ पर MR कर दें। और लास्ट जैसे दिया हुआ है ये AR इक्वल्स TR इंटू Q, तो यहाँ पर क्या ये टर्म भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर यही रहेगा, डेल्टा TR बाय डेल्टा Q। ये हमें हेल्प करता है MR को मेजर करने में। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 जो है वो सिलेबस में नहीं है तो इस वजह से मैंने उसको यहाँ पर शो ही नहीं किया। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है। तो जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो हम स्टडी करते हैं वो हम करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, भुगतान शेष में शामिल होते हैं। भुगतान शेष क्या है, BOP जिसे हम बोलते हैं। तो BOP में विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, पूंजी अंतरण, इन सबको शामिल किया जाता है। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से दोहरी गणना की समस्या कौन सी विधि में होती है। तो दोहरी गणना मतलब राष्ट्रीय आय की गणना हम कर रहे हैं तो ऐसा होता है उत्पाद विधि में, प्रोडक्ट मेथड जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट मेथड में क्या हो जाता है कि रॉ मटेरियल की भी प्राइस हम इंक्लूड कर लें और यदि हम फाइनल गुड की भी प्राइस को इंक्लूड कर लें, इस मध्यवर्ती और अंतिम वस्तु दोनों का मूल्य यदि शामिल कर लिया जाए तो उससे क्या होगा, जो हमारी राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, उसमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसा होता है उत्पाद विधि में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, राइट है या रॉन्ग है ये बताना है हमें। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, बजट रेखा को सम उत्पाद रेखा भी कहते हैं। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है, क्योंकि बजट रेखा को हम कीमत रेखा कहते हैं, ना कि सम उत्पाद रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल लागत बराबर होती है कुल बंदी लागत और कुल परिवर्तनशील लागत के। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जब हम TC कैलकुलेट करते हैं तो TC हम कैलकुलेट करते हैं FC प्लस VC करके। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज व्यक्तिक आय में शामिल किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है पिछले बोर्ड के पेपर्स में भी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 to 14 कर रहे हैं अब हम। तो 11th है कि प्रेरित निवेश आय के स्तर पर निर्भर करता है। जो इन्वेस्टमेंट जिसको हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं वो फंक्शन होता है आय का, इनकम का। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इनकम बढ़ती है तो निवेश को प्रेरणा मिलती है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और बढ़ता है।
क्वेश्चन नंबर 12 कि अल्पकाल में उत्पादक को हानि नहीं हो सकती, कि शॉर्ट रन यदि है तो प्रोड्यूसर को हानि नहीं उठानी पड़ती। ऐसा तो नहीं हो सकता, अल्पकाल में जो उत्पादक है उसके लिए कोई भी सिचुएशन अराइज हो सकती है, उसको हानि भी हो सकती है, लाभ भी मिल सकते हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है। बॉन्ड और ऋण पत्र निकट मुद्रा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। निकट मुद्रा मतलब नियर मनी की हम बात करें, जिसको इजीली मनी में कन्वर्ट किया जा सके, तो बॉन्ड और जो ऋण पत्र होते हैं उनको हम निकट मुद्रा बोलते हैं, क्योंकि इनको मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि परंपरावादी रोजगार सिद्धांत के अनुसार बचत ब्याज का फलन है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये जो परंपरावादी इकोनॉमिस्ट रहे हैं उन्होंने यही कहा था कि जो सेविंग है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फलन होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इसमें लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं सेट के, वो भी देख लेते हैं। तो छात्रवृत्ति डैश आय है। छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र पेमेंट, हस्तांतरण आय बोलते हैं, या यूनिलेटरल पेमेंट भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है गुणक का मूल्य किस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं? तो राइट फॉर्मूला ये है। यदि यहाँ पर MPS होता तो ये राइट होता, क्योंकि 1 माइनस MPC किसके बराबर हो जाता है? MPS के बराबर हो जाता है। तो राइट ऑप्शन 1/1 माइनस MPC है। अब हम चलेंगे अपने सेट बी की तरफ। तो ये अब आपका स्टार्ट हो रहा है सेट बी। तो ये बी सेट है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? तो सेट ए में समष्टि के बारे में पूछा गया था, और यहाँ पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? थ्योरी ऑफ डिमांड की। तो राइट ऑप्शन रहेगा मांग का सिद्धांत। नेक्स्ट है कि सम विच्छेद बिंदु पर फर्म की लाभ तथा हानि, मतलब जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है जिसको सम विच्छेद बिंदु भी बोलते हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है कि लाभ और हानि जो होती हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। तो मीन्स इन दोनों में आपस में गैप कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि MPC 1 है तो गुणक क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, तो ये हमें फॉर्मूला पता है मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने का। तो यदि ये MPC 1 दी हुई है तो मीन्स एक तरह से हम क्या करें, आएगा 1/0 ही आ जाएगा। 1/0 है तो मीन्स आंसर क्या होगा? अनंत, इन्फिनिटी। नेक्स्ट है अवसर लागत का अर्थ है। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उसकी डेफिनेशन में ही हम करते हैं कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की कॉस्ट होती है। तो हमें पहले ही ऑप्शन मिल गया, ये अगले वैकल्पिक प्रयोग की लागत होती है अवसर लागत। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही रहेगा, क्योंकि वास्तविक लागत तो क्या होती है? जो हमारे रियल टर्म्स में है, जैसे हमें किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसमें हमें जो रियल में बियर करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, वो होता है, वो अवसर लागत नहीं होती है। और ऑप्शंस इसमें क्या दिए हुए हैं? कुल लागत। कुल लागत तो क्या होती है? जितना हमने वस्तुएं उत्पादित की हैं उस पर जितना भी खर्चा आया वो कुल लागत होती है। नेक्स्ट है कि किस बाजार में फर्म में कीमत स्वीकारक होती है? प्राइस टेकर फर्म कब होती है? तो ऐसा होता है परफेक्ट कंपटीशन में, पूर्ण प्रतियोगिता में। एक अधिकारी तो खुद अपनी कीमत है उसको तय करता है, वो कीमत स्वीकारक नहीं होता, कीमत निर्धारक होता है। और एक अधिकारी प्रतियोगिता में भी क्या होता है? फर्म्स अपनी जो वस्तु है उसकी कीमत को निर्धारित करती हैं, सेलिंग कॉस्ट बियर करती हैं, तो कीमत जो है हर फर्म की अलग अलग तय होती है। नेक्स्ट है कौन सा पूर्ति की कमी का कारण है? तो जो पूर्ति की कमी का कारण मतलब पूर्ति में कमी हो रही है, तो वो किस वजह से? वस्तु की कीमत में स्थिति में परिवर्तन नहीं आता, अदर फैक्टर्स में चेंज आता है, तो ऐसा होता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है उत्पादन कर में वृद्धि, क्योंकि जैसे उत्पादन कर बढ़ेगा तो लागत बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी अगर, तो जो सप्लाई है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी बचतें हैं? तो बाहरी बचतें एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ के बारे में पूछा गया है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ मीन्स जो फर्म के आउटसाइड हैपन हो रही हैं, उन गतिविधियों की वजह से ये इकोनॉमीज़ हमें प्राप्त होती हैं। तो ऐसा कहाँ होगा? ये होगा इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो इकोनॉमीज़ होती हैं उनको हम कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन जैसे तकनीकी बचते हैं, प्रबंधकीय बचते हैं, दूसरा ऑप्शन थर्ड है जोखिम संबंधी बचते हैं, तो ये तीनों कैसे इंटरनल इकोनॉमीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। तो
पेंशन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट, पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर होता है, ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। नेक्स्ट है कि घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू होता है, ये भी सही है, कृषि पर ये लागू होता है। अगर यहाँ आ जाता केवल कृषि पर लागू होता है तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती, लेकिन यहाँ तो सिंपली लिखा हुआ है कि घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, इलेवेंथ क्वेश्चन है कि न्यून मांग की स्थिति में सरकार को घाटे के बजट की नीति नहीं अपनानी चाहिए। तो न्यून मांग मतलब जब AD/AS से कम है तो इसको न्यून मांग कह रहे हैं। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए तो क्या है, घाटे की बजट नीति अपनानी पड़ेगी, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट है कि स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग में वृद्धि का कारण होती है, तो ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। यदि कोई सब्स्टिट्यूट गुड है, उसकी प्राइस बढ़ रही है तो उसके जैसे दूसरी चीज़ को खरीदना हम शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है सीमित साधनों को धन कहा जाता है, ये भी राइट है स्टेटमेंट, धन क्योंकि सीमित साधन है, उसके अल्टरनेटिव यूजेज हैं। नेक्स्ट है कि मुद्रा में केवल करेंसी नोट शामिल किए जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुद्रा का मतलब C+DD दोनों उसमें शामिल होते हैं, ना कि सिर्फ करेंसी। क्वेश्चन नंबर 15 और 16, ये लास्ट दो क्वेश्चन है इस सेट के। तो साख नियंत्रण के जो मात्रात्मक उपकरण है, मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं, मतलब बैंक यूज़ करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसमें बताना हमें दोनों में से चूज़ करना है। तो जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं मात्रात्मक उपकरण, और ये जो है ये है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है बचत आय प्रवाह का डैश है। तो जो सेविंग होती है, सेविंग करते हैं यदि हम, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो उतना नहीं हो पाएगा, उस लेवल पर नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। तो जो सेविंग्स है ये क्या करती हैं, ये एक तरह से कह सकते हैं हम लीकेजेस का काम करते हैं इकोनॉमी में। लीकेजेस को हम क्या बोलते हैं, रिसाव या क्षरण। तो भरण तो होता है इंजेक्शन का काम, और रिसाव या क्षरण का मतलब क्या होता है, लीकेजेस होती हैं ये। तो राइट आंसर रहेगा रिसाव या क्षरण। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेट की तरफ, जो कि है सेट C। तो ये अब सेट C स्टार्ट हो गया। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। तो ये नोट जारी करता है भारत सरकार, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी जो बड़े नोट्स होते हैं उनको जारी करता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। तो राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं होती हैं, घरेलू सेवाएं भी शामिल नहीं होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी, हस्तांतरण आय को भी हम शामिल नहीं करते हैं। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हैं। नेक्स्ट है कि गिफिन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान कैसा होता है। जो गिफिन वस्तु होती हैं उनमें यदि हम एक्स एक्सिस पर ये Q दिखा रहे हैं और यहाँ पर P दिखा रहे हैं, तो मांग वक्र पॉजिटिवली स्लोप होता है, क्योंकि कीमत के बढ़ने पर भी मांग बढ़ सकती है, तो इसका धनात्मक स्लोप रहेगा। तो राइट आंसर है धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जब सीमांत उत्पादन घटता है तो कुल उत्पादन की क्या अवस्था होती है। तो MP जब घटता है तो उस स्थिति में क्या होगी, जो TP है हमारा कुल उत्पादन है वो कैसा हो जाएगा। आगे ऑप्शन देखते हैं। TP क्या होगा, TP जो है वो घटती दर से बढ़ेगा। तो राइट आंसर यही रहा है, MP के गिरने से जो TP होता है वो बढ़ेगा, लेकिन घटती दर से बढ़ेगा। नेक्स्ट है सही सूत्र हमें चुनना है। तो राइट फॉर्मूला इसमें से हम देखते हैं। पहला दिया हुआ है APC इक्वल्स चेंज इन C बाय चेंज इन Y। तो ये तो MPC का फॉर्मूला है, ना कि APC का। MPC इक्वल्स 1/1 माइनस APC, ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। और K इक्वल्स 1/1 माइनस MPC, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और ये भी गलत है, क्योंकि इसमें 1/MPS होता तो ये करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट है पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, मीन्स सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये जो स्टेटमेंट थी किसने दी थी, ये दी थी JB से ने। ये इकोनॉमिस्ट हमारे रहे हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, JB से।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि चर है। तो समष्टि चर हमें देखना है, हम ऐसा क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं। तो राइट आंसर क्या है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का सिद्धांत जो है वो मैक्रो वेरिएबल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 to 12। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि प्रयोज्य आय को बचत तथा निवेश में बांटा जाता है। जो हमारी प्रयोज्य आय होती है उसको हम सी और एस में बांटते हैं, न कि बचत और निवेश में। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। घटते प्रतिफल का नियम तब लागू होता है जब सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इस स्थिति में सारे साधन परिवर्तनशील नहीं होते, कुछ स्थिर होते हैं, क्योंकि ये नियम अल्पकाल में लागू होता है। नेक्स्ट है कि उत्पादन संभावना वक्र का आकार सीधी रेखा होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो उत्पादन संभावना वक्र मतलब पीपीसी जो होता है वो जो ओरिजिन बिंदु के कॉनकेव होता है, ना कि एक सीधी रेखा। नेक्स्ट है कर एक कानूनी भुगतान है। बिल्कुल सही है, कंपलसरी पेमेंट होता है ये, लीगल पेमेंट जिसको बोलते हैं टैक्स को। तो नेक्स्ट है दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं। ये भी गलत है, दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। अगर आपने वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने जो आईसी है उसकी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की हैं, तो आपको पता लगता होगा कि ये जो दो वक्र हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं, क्योंकि जिस बिंदु पर काटेंगे वहाँ पर तो उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलेगी, लेकिन उससे पहले एक वक्र ज़्यादा संतुष्टि देगा और उस पॉइंट के बाद दूसरा वक्र संतुष्टि ज़्यादा देगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दूध की पूर्ति बेलोचदार है। तो स्टेटमेंट करेक्ट है, इन इलास्टिक होती है दूध की जो सप्लाई है वो। आगे देखते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चन है इस सेट के। पूंजी पर ब्याज एक प्रवाह चर है। बिल्कुल सही है, ये प्रवाह चर होता ही हुआ जिसको हम टाइम पीरियड में माप सकते हैं। तो पूंजी पर ब्याज फ्लो वेरिएबल होगा। नेक्स्ट है कि मुद्रा में डैश शामिल होते हैं, केवल सिक्के या करेंसी। तो यदि ये दो ऑप्शन दिए हुए तो करेंसी को हम शामिल करते हैं, सी और डी दोनों से मिलकर मुद्रा बनती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन ये दिया हुआ था तो इसमें से करेंसी ही राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है केज का गुणक माना जाता है। जो इकोनॉमिस्ट रहे हैं जेएम केज, उनके हिसाब से मल्टीप्लायर को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है निवेश गुणक। अब हम चलेंगे हमारे लास्ट सेट पर। 2020 का जो लास्ट सेट है वो करेंगे अभी हम। तो ये है सेट डी। सेट डी को देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दोहरी गणना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय का, अगर दोहरी गणना करेंगे तो नेचुरली जो नेशनल इनकम है उसकी ओवर काउंटिंग हो जाएगी, तो अत्यधिक अनुमान लग जाएगा। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी बचते हैं। ऐसा क्वेश्चन पिछले सेट में भी आया हुआ है। तो जो टेक्निकल इकोनॉमीज होती हैं या मैनेजरियल इकोनॉमीज होती हैं और जो श्रम संबंधी बचते होती हैं, ये सब इंटरनल इकोनॉमीज हैं। तो राइट आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी हमें राइट ऑप्शन नहीं दिया गया यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो किसकी वजह से अराइज होती है। ना तो वो गरीबी से, ना काले धन से, ना बेरोजगारी से, वो अराइज होती है क्योंकि हमारे साधन सीमित हैं और हमें उन्हें चुनना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है कि साधनों को हमें कहाँ लगाना है। तो इस वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो मेन रीज़न है, और जो रिसोर्सेज हैं उनकी लिमिटेडनेस ये मेन रीज़न है आर्थिक समस्या का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रिजर्व बैंक जो है आरबीआई, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो राइट आंसर है 1935। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाहचर नहीं है। वेतन प्रवाहचर है, मासिक फीस भी प्रवाहचर है, लेकिन धन प्रवाहचर नहीं है। तो यही राइट आंसर है। और यदि MPC.8 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा। हम सीधा इसको फॉर्मूला में रख देंगे, 1 - 0.8 कर देंगे, तो ये क्या हो गया, 1/0.2 हो गया, मीन्स 10/2 हो गया। तो राइट आंसर क्या है, 5। कार और पेट्रोल की मांग कहलाती है, ये पूरक वस्तुएं हैं, जॉइंटली डिमांडेड है, तो राइट आंसर यही रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं। एट क्वेश्चन क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र में, इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम समीशंस, एवरेजेस का अध्ययन करते हैं, योगों या औसतों का अध्ययन करते हैं। तो स्टेटमेंट करेक्ट है।
नेक्स्ट है कि सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। सर्विस टैक्स जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये भी राइट है। खुली अर्थव्यवस्था में एडी का फॉर्मूला यही होता है, C+I+G+X-M, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है कि विदेशी विनिमय के मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर होता है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यदि विदेशी विनिमय की मांग की बात कर रहे हैं तो वो मांग जो होती है वो मांग वक्र ऋणात्मक ढलान का होता है, क्योंकि विदेशी विनिमय मतलब मुद्रा की हम मांग कर रहे हैं तो मुद्रा उस समय क्या एक वस्तु ही बन जाती है, तो उस पर भी जो नियम मांग का, वो मांग का नियम यहाँ भी लागू होगा, तो नेगेटिवली स्लोप्ड रहेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 1896 में प्रकाशित हुई थी, ये 1890 में प्रकाशित हुई थी, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। अब इसके लास्ट क्वेश्चन सेट के देखते हैं। एक इसमें ट्रू फॉल्स में बचा है, पूर्ति स्टॉक से अधिक हो सकती है, नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, पूर्ति स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आगे देखते हैं। अब क्या है, जो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 13 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो आउट ऑफ सिलेबस था, तो मैंने यहाँ प्रेजेंट नहीं किया, ये रिक्त स्थान भरे हैं। क्वेश्चन इसमें फर्स्ट फिलअप है, विश्व महामंदी का वर्ष था 1929, वर्ल्ड लेवल पर इस समय डिप्रेशन आ गया था। नेक्स्ट है छात्रवृत्ति डैश आए, ये आपको आंसर पता लग ही गया होगा, एक सेट में ऑलरेडी है ये। तो छात्रवृत्ति क्या होती है, हस्तांतरण आय, यूनिलेटरल पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट भी बोलते हैं इसको, वन साइडेड पेमेंट भी बोलते हैं इसको। तो स्कॉलरशिप्स जो होती हैं वो क्या होती है, हस्तांतरण आय होती है।